हाँ जी, नमस्कार। आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बिहार ITI 2023 की परीक्षा में पूछे जाने वाले साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। और दोस्तों, यदि आपको डेली क्लासेस PDF चाहिए, अगर आपको डेली क्लासेस PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक क्लास का PDF क्लास के ओवर होते ही प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो क्लास के ओवर होते ही जो है, अगर आपको हर एक क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश से ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप सभी छात्र। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सर, प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला, जल में जो वायु का बुलबुला है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है? उत्तल, अवतल, दोनों या इनमें से कोई नहीं? सभी छात्र बताएंगे, सभी छात्र बताएंगे। यहाँ पे पानी का बुलबुला जो है ये वायु में है ना, जल में यानी पानी में वायु का बुलबुला जो है किस लेंस की तरह कार्य करता है? जल्दी से बताएंगे। जल में, जी हाँ सभी बच्चे बताएंगे, जल में वायु का बुलबुला, जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है? वेल डन बच्चों, उत्तल लेंस। जी हाँ, उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पानी का बुलबुला जो है एक गोले के आकार का होता है। ठीक है, पानी का बुलबुला जो है क्या होगा, एक गोले के आकार का होता है, जिसकी बाहरी सतह जो है, इसकी जो बाहरी सतह है ना, ये उथला होता है। इसकी जो बाहरी सतह होती है वो क्या होता है बच्चों? उथला टाइप का होता है, उथला होता है, और इसीलिए जो है ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए चलिए इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सर, अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव है, यानी द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोड्यूसर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस है, या यहाँ पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है, या हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड है? जल्दी से सभी छात्र आंसर करेंगे इस प्यारे से प्रश्न का। प्रोड्यूसर गैस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? तो देखिए, प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, तो अब हम आपको बता दें, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ठीक है, ये लगभग 34% होता है, याद रखना है। और नाइट्रोजन गैस जो है गाइज, ये जो है लगभग 66% होता है। लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लगभग की मैंने यहाँ पे बात की हुई है। तो प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड 34% होता है, नाइट्रोजन गैस 66% होता है। ठीक है, चलिए 66% होता है, याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा सर? आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सभी छात्र बताएंगे यहाँ पे। इमली में, जी हाँ, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल? सभी छात्र बताएंगे यहाँ पे, सभी बच्चे, जी हाँ सभी छात्र इस प्यारे से प्रश्न का आंसर करेंगे। इमली में बेसिकली कौन सा एसिड पाया जाता है? तो वेल डन बच्चों, यदि आपने बताया है इमली में टार्ट्रिक अम्ल, देन आपका आंसर सही है। तो टार्ट्रिक अम्ल जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, टार्ट्रिक अम्ल जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यदि पूछता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में, सिरका में तो ये आपको याद रखना है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में, अगर आपसे पूछे कि नींबू में बताओ, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछता है सर यहाँ पे टमाटर में, है ना, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सर, अगला प्रश्न है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? सभी छात्र बताएंगे यहाँ पे। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार लाइक कर दीजिए और जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। गोबर गैस में जो है कौन सी गैस होती है?
तो वेल डन बच्चों, मीथेन होती है, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मीथेन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH4 होता है, आप सभी जानते हो। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद जो है अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, बताना है जिंक। जिंक जो है, देखो थोड़ा सा क्वेश्चंस को मैं नीचे कर लूँगा ताकि आपको क्लियरली दिख सके। देखिए सर, प्रश्न है यहाँ पे, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कर किस रंग का अवक्षेप बनाता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, जब जिंक है ना, इसका रिएक्शन अगर आप कॉपर सल्फेट से करवाते हो, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा जिंक सल्फेट बना देगा भूरा रंग का, यानी ZnSO4 बना देगा और कॉपर का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जब जिंक है, ये जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या बनाया, ये जिंक सल्फेट है। ठीक है सर, ये ZnSO4 क्या है, जिंक सल्फेट है। और ये जिंक सल्फेट जो है किस रंग का होता है सर, ये भूरा रंग का होता है। किस रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। ठीक है, और ये Cu क्या है, ये आप सभी जानते हो कॉपर है। तो आप ही बताओ यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से जब जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया तो ये जिंक सल्फेट बनाया जो कि भूरे रंग का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बोल सकते हो सर, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ओजोन के क्षय का कारण है। चलिए, ओजोन के क्षय का जो सबसे प्रमुख कारक है वो कौन सा है। जी हाँ, सभी छात्र बताएंगे, सभी छात्र बताएंगे। जी हाँ, वेल डन वेल डन, क्या बात है क्या बात है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बिल्कुल फास्ट। हर एक प्रश्न का आपको आंसर बताना है। ओजोन के क्षय का जो कारण है वो क्या है। वेल डन बच्चों, यदि आप लोग बता रहे हो CFC, देन आपका आंसर सी है। CFC यानी क्लोरो फ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरो, इसको लिख लो सर, इसको लिख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, तो ये जो है ओजोन के क्षय का सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम उंगली क्या दर्शाता है। विद्युत धारा, ऊर्जा, विभवांतर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम आप पढ़े हो तो उसमें बताया गया था कि जो अंगूठा है वो क्या दर्शाता है ना। फिर उसके बाद जो प्रथम उंगली है वो क्या चीज़ को दर्शाती है, ये सब आप पढ़े होंगे 10th में। और फिर इसके बाद द्वितीय उंगली, यानी जिसको मध्यमा कहते हैं, द्वितीय उंगली जिसको हम लोग मध्यमा भी कह सकते हैं, मध्यमा। ठीक है, तो ये पढ़े होंगे आप लोग, है ना। चलिए सभी छात्र बताएंगे यहाँ पे। तो जी हाँ, अंगूठा जो है ये क्या बताता है, अंगूठा जो है यह बल की दिशा को दर्शाता है। बल की दिशा यानी फोर्स कहाँ लग रहा है, बल की दिशा। ठीक है, प्रथम उंगली जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को। और इसके बाद द्वितीय उंगली जो है यानी जिसको मध्यमा कहते हैं, ये क्या दर्शाता है, ये विद्युत धारा को यानी इलेक्ट्रिक करंट को दर्शाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो बाएं हस्त के नियम में प्रथम उंगली, देखो प्रथम उंगली क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे। अगर आप समझ पा रहे हो तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है सर। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर जल्दी से बताना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या थर्मोडायनेमिक सिद्धांत पर या ओम्स लॉ पर या इनमें से कोई नहीं। देखिए ओम्स लॉ वगैरह, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, थर्मोडायनेमिक सिद्धांत, ये सब आप जानते होंगे, तो जल्दी से बता दीजिए। पूछ लेता है कि विद्युत मोटर जो है ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो वेल डन बच्चों, यदि आप लोग बता रहे हो कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जी हाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत मोटर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, याद रखना है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, सर रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक तथा बड़ा ज्ञात करना संभव नहीं, अवास्तविक तथा सीधा या वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे।
हाँ, मानव आँख के रेटिना पर जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो किस प्रकार का होता है? बिल्कुल फास्ट। हाँ, मानव आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है बच्चों? क्या बात है। तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बता रहे हो, देन आपका आंसर सी, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ याद रखना है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से एकदम छोटा बनेगा मानव आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आयरन के कॉइल में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी विद्युत आयरन जो होता है उसकी कुंडली में यानी उसके कॉइल में किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है? अल्निको, ब्रॉन्ज, नाइक्रोम या इनमें से कोई नहीं? सभी छात्र बताएंगे यहाँ पे, सभी छात्र बिल्कुल फास्ट। क्योंकि बच्चों देखो होता क्या है, विद्युत आयन का जो कॉइल है वो अत्यंत ही उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक का होता है। ठीक है, यानी ये जो कॉइल है ना, विद्युत आयरन में जिस कॉइल का यूज करते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो हाई होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस तो हाई होता है, साथ ही साथ इसका गलनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट, वो भी क्या है, वो भी हाई होता है ना। इसीलिए जो है किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? ये नाइक्रोम का बना होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसे याद रखना है सर? आपको याद रखना है विद्युत आयरन का जो कॉइल है ये अत्यंत ही उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक वाले मिश्र धातु नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। सर अगला प्रश्न काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है। दिया सलाई में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे दिया सलाई में। तो वेल डन बच्चों, यदि आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है। तो दिया सलाई में जो है लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वेल डन। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करेगा सर? तो ये न्यूक्लियर फिजन यानी ऑप्शन नंबर जो है, हाँ न्यूक्लियर फिजन यानी ऑप्शन नंबर बोल सकते हो सर, क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, फिजन ऑप्शन नंबर बोल सकते हो, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन बोल सकते हो। ठीक है, नाभिकीय विखंडन आप लोग इसको हिंदी में पढ़ सकते हो। चलिए सभी का करेक्ट है। आवाज़ आ रही है ना सबको? सभी को आवाज़ आ रही है? देखिए, फ्यूजन रहता है तो उसको संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रहेगा संलयन कहेंगे, फिजन रहेगा वो विखंडन हो जाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन इसको हिंदी में बोल सकते हो, नाभिकीय विखंडन पे कार्य करती है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पे। चलिए अच्छी बात है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लिग्नाइट कोयला में जो कार्बन का प्रतिशत है वो क्या है? 90 से 95 है, 80 से 90 है, 65 से 70 है या 50% है? जल्दी से बताएंगे। लिग्नाइट कोयला ये क्या है? लिग्नाइट क्या है? कोयले का प्रकार है। तो आपको हम बता दें, देखो कोयले के कई प्रकार होते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ। ठीक है, कोयले का जो है काफ़ी प्रकार है। तो लिग्नाइट कोयला में जो कार्बन का प्रतिशत है, देखिए लिग्नाइट कोयले के कई सारे प्रकार है, जैसे एंथ्रासाइड होता है जो कि सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला माना जाता है, एंथ्रासाइड। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे उच्चतम श्रेणी का जो कोयला है वो कौन सा है? एंथ्रासाइड है। तो एंथ्रासाइड में जो है कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 94। सोचो, 94 से बोल सकते हो 85% तक। ठीक है, फिर इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस। ये भी कोयले का एक अच्छा प्रकार है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 70 से बोल सकते हो 85% तक रहती है। इसके बाद लिग्नाइट तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो लिग्नाइट कोयले में जो कार्बन की प्रतिशत होती है वो कितना होता है? 65 से 70 होता है। जी हाँ, 65 से 70 होता है। उसके बाद लास्ट में आता है पिट कोयला। इसमें जो है कार्बन की प्रतिशत 50 से 60% होती है। क्या होगा? तो देखो 65 से 70 है कहीं भी, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इस प्यारे से प्रश्न का। चलिए इसके बाद जो है कैलामाइन किसका अयस्क है? जल्दी से बता दीजिए। कैलामाइन हाँ किसका अयस्क है? जिंक का, मरकरी का, कॉपर का या सोडियम का? कैलामाइन इसका जो केमिकल फार्मूला होता है क्या होता है? ZnCO3 होता है। ठीक है, तो किसका अयस्क है? देखो नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा, जिंक।
तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंक। तो कैलामाइन जो है यानी ZnCO3 ये किसका अयस्क है, जिंक का अयस्क है, याद रखना है सर। चलिए इसके बाद जो है निम्नलिखित में से सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन सा है। सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन की मैं बात करूं तो जी हाँ, सभी छात्र बताएंगे सबसे अच्छा यहाँ पे जो नाभिकीय ईंधन होगा वो कौन सा हो जाएगा। सभी छात्र आंसर करेंगे इस प्यारे से प्रश्न का। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। सभी प्यारे छात्र आंसर करेंगे जी। जी हाँ, अब थोड़ा सा एनर्जेटिक होके पढ़ाई कीजिए, अब तो समय भी नहीं है, बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो है नाभिकीय ईंधन कौन सा होता है, ये होता है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लूटोनियम जो है ये सबसे अच्छा नाभिकीय स्रोत माना गया है, सबसे अच्छा ये नाभिकीय ईंधन होता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, बताना है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। बताना है सभी छात्र को, पृथ्वी के समान आकार जैसा कौन सा ग्रह दिखाई देता है। ये तो किसी से गलत नहीं होना चाहिए सर, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है और उम्मीद है कि इस प्रश्न का तो आंसर आप सभी छात्र एकदम परफेक्ट तरीके से दे पाओगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बिहार ITI पैरामेडिकल की परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। जल्दी से बताना है। जी हाँ बच्चों, यदि आप लोग बता रहे हो, क्या बता रहे हो, शुक्र बता रहे हो, देन वेल डन। जी हाँ, शुक्र बता रहे हो, देन आपको आपका आंसर सही है। ठीक है, शुक्र जो है ये लगभग पृथ्वी के समान आकार का दिखाई देने वाला ग्रह है। देखो शुक्र की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, यानी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, शुक्र होता है, यानी विनस होता है। और इसी को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि बताओ पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किस ग्रह को जानते हैं, तो इसे ही जानते हैं। या फिर भोर का तारा, सांझ का तारा, है ना, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब किस ग्रह को कहा जाता है, सांझ का तारा, ये सब शुक्र को ही कहा जाता है। और ये शुक्र जो है इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये शुक्र जो है ये चमकीला ग्रह भी है। तो देखिए कई सारे क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। अगर पूछे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र होगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र होगा, भोर का तारा या सांझ का तारा या चमकीला ग्रह शुक्र ही होगा। देखिए अब प्लूटो की बात करें तो बच्चों जैसे पहले क्या था ना, पहले हमारे सौरमंडल में कुल 9 ग्रह थे। ठीक है, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया। ठीक है, इसे क्यों हटाया गया, क्योंकि ये वहाँ के कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता था। ठीक है, तो ये बात हुई प्लूटो के बारे में। यानी पूछा जा सकता है कि किस ग्रह को ग्रहों की श्रेणी में से हटा दिया गया, तो प्लूटो है। ठीक है, और प्लूटो को हम लोग बोना ग्रह भी कहते हैं, लिखना चाहो लिख सकते हो, बोना ग्रह के नाम से प्लूटो को जानते हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो इसे लाल ग्रह कहते हैं। आया हुआ प्रश्न है कि लाल ग्रह से किस ग्रह को जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को जाना जाता है। बात करेंगे यहाँ पे बुध ग्रह की, तो ये जो है सूर्य का निकटतम ग्रह है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नज़दीक, तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है वो कौन सा है सर, तो याद रखना है बुध है। ठीक है, याद रहेगा प्यारे छात्रों। जी हाँ, क्या बात है, सभी बच्चे बोल रहे हैं यस सर याद रहेगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सर बताना है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बोल रहा है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे दिया 1.5 है। ठीक है, देखो वायु के सापेक्ष, ठीक है सर, वायु के सापेक्ष, हाँ वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है वो 1.5 दे रखा है। ठीक है, यानी यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है, यानी एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में जो ग्लास है ना, यानी एयर के रिस्पेक्ट में जो ग्लास है उसका अपवर्तनांक क्या है, 1.5 है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, आपको ग्लास के रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का अपवर्तनांक बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये जो है ना ये बराबर हो जाता है 1 एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। तो 1 में अब देखिए एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। तो 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब एक में 3/2 से भाग लाओगे तो ये 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। सर अगला प्रश्न है, एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा बहती है, 1 घंटा में इससे गुजरने वाली कुल आवेश है। आवेश पूछा जा रहा है, आवेश। देखिए क्या क्या गिवन है पहले वो जान लो सर, क्या क्या गिवन है ना पहले आप लोग ये जान लो। तो देखिए यहाँ पे 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, यानी करंट यानी आई जो है हमको 0.5 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद टाइम जो है वो 1 घंटा है। टाइम जो है ना 1 घंटा है। देखो घंटा में, इसको सेकंड में बदल लो सर। ठीक है, इसको सेकंड में बदलो आप, तो 1 घंटा जो है देखो कितना सेकंड के बराबर हो जाएगा, 3600 सेकंड। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, तो बेसिक है, ये सब आप जानते हो। ठीक है, हाँ। तो अब जो है आवेश निकालना है, क्यू निकालना है। क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है। तो देखो अब यहाँ पे ये जो 60 वाट दिया हुआ है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है सर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्यू बराबर आप जानते हो आई इंटू टी होता है। देखो आई कितना है 0.5 है, टी कितना है 3600 है। तो कितना हो जाएगा देखो, तो 1 पॉइंट से 1 दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब 360 में 5 से गुना करो, वही हमारा आंसर होगा। जी हाँ, बता दो क्या होगा, 1800 कूलाम। जी हाँ, 1800 कूलाम जो है आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे सर। ठीक है, चलिए तो एक प्रकाश किरण की आवृत्ति इतनी है, इतनी हर्ट्ज दे रखी है, यानी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज है। जब ये 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है तब इसकी आवृत्ति क्या होगी, है ना, तब इसकी आवृत्ति पूछी जा रही है क्या होगी। तो बच्चों इस बता दें, इसकी आवृत्ति जो है अपवर्तित रहती है, यानी किसी तरंग की आवृत्ति अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपवर्तित रहेगी, ऐसा नहीं है कि बदल जाएगी। तो यहाँ पे एक प्रकाश किरण की आवृत्ति इतनी जितनी है पहले, ठीक है, उतना का उतना ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो बोल सकते हो यहाँ पे वही रहेगा, यानी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट आपके ITI की परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। लिफ्ट के केबल में तनाव क्या होगा जब ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो बच्चों लिफ्ट के केबल में तनाव क्या होगा जब लिफ्ट जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही है। इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, यानी क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, लिफ्ट के केबल में तनाव क्या होगा। ठीक है, कैपिटल T निकालना है, तो ये बराबर होता है M और फिर ब्रैकेट में स्मॉल g प्लस में a। ठीक है, तो अब ये बराबर में देखो तो यहाँ पे क्या होगा, मास कितना है 500 ग्राम है, और स्मॉल g का वैल्यू कितना होता है आप सभी जानते हो 9.8 लेते हैं। और बोला भी गया है, देखो यहाँ पे बोला भी गया था, ये स्मॉल g है। ठीक है, स्मॉल g है बराबर में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे a कितना है 2 है। देखो तो a कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना त्वरण। तो बस बना दो, t बराबर में क्या हो जाएगा 500 और ये कितना हो जाएगा 11.8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, गुना करो 500 में 11.8 से गुना करोगे तो ये 5900 न्यूटन आ जाएगा, न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास का फीडबैक अवश्य दीजिएगा, और मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक ले बाय बाय सभी को।